हेलो मेरे लाडलो, आप सभी का स्वागत है इस फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो भाइयों, इससे जो पिछला वाला लेक्चर लिया था उसमें हमने डिस्कस किया था विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो कितना होगा। तो वहां से फॉर्मूला आया था 2kp/r³। आप सभी की याद होगा, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, ठीक है। जो आपको सामने हेडिंग लिखी हुई है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष कह दीजिए। एक और नाम आता है इसका, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है विश्वतल नाम से। किससे? निरक्ष नहीं देगा आपको, क्या देगा? विश्वतलीय देगा। पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो देखो भाई, ध्यान से समझना है ना। सब अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, पहले समझिए फिर नोट कीजिए, ठीक है। अब देखो भाई, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक निकाय होता है, ठीक है। जिनमें दोनों आवेश परिमाण में क्या होते हैं भाई? समान होते हैं। और प्रकृति में कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। इनके मध्य की दूरी कितनी होती है भाई? अल्प होती है। और अल्प पे कितनी होती है? 2a होती है, ठीक है। बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है आपके? अब देखो जरा, अब हमें निरक्ष पर बिंदु P लेना है। अब साफ दिक्कत ये आती है कि निरक्ष कहाँ होगा भाई। बात तो यही है ना। अक्ष था पिछले वाले डेरिवेशन में, तो मैंने अक्ष बताया था आपको। अक्ष क्या थी? दोनों आवेशों जो मिलन में रेखा होगी वो आपकी अक्ष का काम करेगी। अब यहाँ पर आपको जो बिंदु P लेना है वो निरक्ष पर लेना है, ठीक है। जब तक आपको निरक्ष का ज्ञान नहीं होगा आप बिंदु P नहीं ले सकते। और जब तक आप बिंदु P नहीं लोगे जब तक आप विद्युत क्षेत्र का मान कैलकुलेट नहीं कर सकते हो भाई। तो सबसे पहले आपको निरक्ष का पता होना चाहिए कि निरक्ष कहाँ होगी और कैसे बनती है ना। तो देखो भाई, निरक्ष होती है हमेशा अक्ष के लंबवत। क्या कहा मैंने बाबू? जो निरक्ष होगी आपकी वो हमेशा होगी अक्ष के लंबवत होगी। अब साफ दिमाग में ये भी आपके एक बात आनी चाहिए कि हाँ साहब, अक्ष तो हमारी इतनी बड़ी सारी होती है, ये पूरी अक्ष होती है, ठीक है। अक्ष क्या है यहाँ पर? जो दोनों आवेश मिलन में रेखा क्या है? अपने अक्ष है। अक्ष तो बहुत बड़ी है, तो आप कहीं पर भी लंबवत रेखा खींच दोगे, क्या वहां पर निरक्ष बन जाएगी? आपका कहना ये बिल्कुल गलत है। इसकी भी एक कंडीशन है, लंबवत तो होगी, इसी के साथ क्या होनी चाहिए? वो दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से गुजरनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए? दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से गुजरनी चाहिए। जो रेखा दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरेगी वो काम करेगी आपका निरक्ष का। बात क्लियर हुई? देखो, तो मैं निरक्ष बनाऊंगा तो लंबवत रेखा खींचूंगा यहीं पर ही, जो बीच में से काटेगी इसको, ठीक है। थोड़ी सीधी कर लेते हैं, स्केल नहीं है, नहीं तो स्केल से सीधी करती है ना। इस जहां ये मध्य बिंदु, इसको मान लीजिए आप क्या? ओ मान लीजिए। मध्य बिंदु क्या मान लिया आपने? ओ मान लिया। ये क्या बन गई आपकी? निरक्ष। लिख देता हूं मैं साइड में, निरक्ष, ठीक है। अब आपको निरक्ष पे क्या लेना है? बिंदु P लेना है। तो निरक्ष ये है आपकी। आपका मन करे तो बिंदु यहाँ पर भी ले सकते हो आप, आपका मन करे तो यहाँ पर भी ले सकते हो, लेकिन मैं क्या लेने वाला हूँ? ऊपर लेने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो मान लीजिए बिंदु कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्थित है बिंदु P, ठीक है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान कैलकुलेट करना है। अब देखो आप आगे, अब इस अक्ष ने क्या किया? इस जो द्विध्रुव आघूर्ण था इसके दो हिस्से कर दिए बराबर बराबर। तो मैं दूरी की बात करना चाहूँ तो ये दूरी कितनी हो गई आपकी? a, ठीक है। और ये दूरी क्या होगी आपकी? a, यानी कि ये a में तोड़ दी, जैसे वहां पर अक्ष में टूटी थी, ठीक है। अब देखो आप आगे, अब जो बिंदु P है इस पर कौन कौन तीव्र उत्पन्न करेंगे? एक तो माइनस क्यू आवेश, ऐसा करो माइनस क्यू आवेश को आप A पॉइंट दे दो, यहाँ इसको B पॉइंट दे दो। तो देखो जो बिंदु P है वहां पर जो तीव्रता उत्पन्न करेंगे कौन कौन सा आवेश करने वाले हैं? एक तो माइनस क्यू आवेश करेगा और एक आपका प्लस क्यू आवेश करने वाला है भाई, ठीक है। अब देखो माइनस क्यू आवेश करेगा, ये माइनस क्यू आवेश ने तीव्रता उत्पन्न करी और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करी, ठीक है। थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, इसको सीधा नहीं होगा है ना, सीधा मानिए बिल्कुल स्ट्रेट। आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से डायग्राम शो करना भाई, ठीक है। अब देखो आपने कर दी, देखो अब देखो यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र दिशा और की पता करनी होती है भाई, जैसे उस डायग्राम में क्या था ना अक्ष वाले में। अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है वो बाहर की ओर होती है, आप सभी को पता है। यानी प्लस क्यू आवेश का काम क्या होता है? धक्का देना। ये धक्का दे दे साहब इसने, इसको क्या नाम दे दूं मैं? ई बी दे दूं नाम,
क्योंकि जो प्लस क्यू आवेश किस पॉइंट पर स्थित है, बी पर स्थित है, ठीक है। और जो माइनस क्यू आवेश का काम होता है वहां खींचने काम होता है, क्या होता है, खींचने काम, यानी जो डायरेक्शन होने वाली है विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश कारण वो क्या होगी, इधर होने वाली है, ई ए पता है रेस्पेक्ट किया कहाँ पर है, माइनस क्यू आवेश ए पॉइंट पर, इसलिए ई नाम दिया, प्लस क्यू आवेश बी पर है इसलिए ई भी नाम दिया तीव्रता को। यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी आपके, ठीक है साहब। अब देखो आगे कहानी। अब देखो जो बिंदु आपने पी लिया है इसी दूरी में आर मान लेता हूँ, भाई मानते हैं ना, वहां पर भी तो मानी थी स्मॉल आर, बिंदु पी की अक्ष पर की थी जब हमने, तो यहाँ पर भी क्या मान ली, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पे क्या स्थित है, बिंदु पी स्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कैलकुलेट करना है। अब देखिए आप आगे, अब देखो एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई विद्युत क्षेत्र की। अब क्या करने वाले हो आप, जब डायरेक्शन दो हो जाती है अलग अलग, तो क्या करते हो भाई, घटकों के रूप में वियोजित करते हैं। क्या करते हैं, घटकों के रूप में वियोजित करते हैं। तो घटकों के रूप में वियोजित किस प्रकार किया जाता है, देखो भाई, ये तो आपका क्षैतिज घटक बन जाएगा, क्या बनने वाला है, यहाँ पॉइंट पी है, ये तो आपका हो गया क्षैतिज घटक, ठीक है। और आपका पॉइंट यहाँ ले लीजिए आप पी, ये क्या हो जाएगा भैया आपका ऊर्ध्वाधर घटक, क्या हो जाने वाला है ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक का काम करेगा, ठीक है। देखो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम तीव्रता को क्या करते हैं, घटकों के रूप में तोड़ते हैं ना। अब देखो ये मान लीजिए आपका एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा देखो कभी कभी आपके दिमाग में आइडिया भी आ रहा होगा, क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि हमने घटकों के रूप में क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर हम कौन डिफाइन नहीं कर पा रहे भाई। आपके ध्यान हो तो जब हमने अक्ष वाली की थी तो ई भी इधर थी, ई ए इधर थी, यानी कि 180 डिग्री एंगल पे थी, तो हमने वहां पर डायरेक्ट परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला लगा के ई बी माइनस ई ए कर लिया था, क्योंकि ई बी की ज्यादा थी ई ए की तुलना में। लेकिन यहाँ पर देखो कोई एंगल नहीं पता, या आप एंगल बता सकते हो कितना है, नहीं डिफाइन कर सकते। जब आप एंगल नहीं बता पाते हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन्हें घटकों के रूप में तोड़ा जाता है, ठीक है। अब घटकों के रूप में कैसे तोड़ते हैं उसको समझिए। मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक है, तो डेफिनेट भाई ये 90 है और ये भी 90 है, तो ये एंगल क्या होने वाला है, थीटा होने वाला है, क्योंकि त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों समरूप। देखो ये आर दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये ए है ये भी ए है, और देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये भी आपको बराबर नजर आ रही होगी। देखो किस प्रकार ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, पाइथागोरस प्रमेय में लग जाएगी भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय में लगेगी तो ये दूरी मेरे हिसाब से आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर निकल कर आएगी, ठीक है। और ये दूरी रही जो भी क्या होने वाली है, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर निकल कर आएगी। देखो भुजा बराबर हो गई तो सीधी सी बात जो थीटा है वो भी क्या होने वाले हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक साहब। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो जरा, अब मैं बात करता हूँ आपसे इस एंगल की। ये कोण बताइए मुझे आप, ये कोण कितना होने वाला है, बताइए कोण कितना होगा। तो ये कोण होगा भैया थीटा, कितना होने वाला है, थीटा। अब समझिए थीटा क्यों हो रहा है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर देती है तो उनके एकांतर कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाबू, एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोण थीटा है तो ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आपने इस प्रकार ही पढ़ा होगा कि जहां पर जेड आकृति बन जाएगी वहां एकांतर कोण बन जाएगा। देखो जरा, ये देखो, ये रहा, देखो क्या बन गया, यहाँ पर जेड बन गया। तो जेड बन गया तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा ही होने वाला है। अब देखिए आप, बात करता हूं मैं इस एंगल की, ये एंगल बताइए कितना होने वाला है। तो आपका जवाब आएगा साहब ये भी थीटा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या आकृति बन रही है, जेड बन रही है, यानी कि दो समांतर रेखाएं हो गई। और जब दो समांतर रेखाएं हो जाती है उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर एकांतर कोण बनते हैं। तो ये भी आपका थीटा हो गया, ठीक है। आगे चलिए जरा, अब मैं आपसे बात करता हूं कि मुझे ये कोण बताइए आप, तो ये वाला, ये कोण कितना होने वाला है, ये वाला कोण बताइए जरा, ये कोण कितना होगा। तो आपका जवाब आएगा ये भी कोण कितना होने वाला है, थीटा हो जाएगा। थीटा क्यों होगा, क्योंकि देखो ये वाला कोण इसके सामने है, जब दो रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर जो कोण बनता है थीटा, तो ये भी क्या होता है, थीटा। क्या कारण है, क्योंकि ये कोण कैसे है, शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं, इसलिए भी क्या हो गया, थीटा हो गया। बात क्लियर हुई। अब देखिए आप आगे,
अभी हमने थीटा निकाला है, अभी घटकों के रूप में नहीं तोड़ा है भाई, है ना। अब देखो आपने घटक पढ़े होंगे, तो क्षैतिज घटक पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा आपने ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। क्षैतिज घटक को कोस से दर्शाते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक को साइन से दर्शाते हैं, थीटा से, है ना। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं इस तीव्रता की, पहले माइनस क्यों आवेश वाली कर लेता हूं, है ना। ये तीव्रता है, ये तीव्रता है, ठीक है। यहाँ एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया इसका, और ये इसका क्षैतिज घटक होगा। तो याद रखना, जहां कोण होगा, जैसे समझो यहाँ पर समझो, मान लीजिए ये कोई ई वेक्टर है, यहाँ पर थीटा है, ये आपकी एक्स अक्ष है और ये आपकी वाई अक्ष है, और आपसे कहा जाए कि घटकों के रूप में तोड़े, तो याद रखना थीटा की तरफ या थीटा के सामने जो भुजा होगी थीटा से लगती हुई, समझिए संलग्न थीटा का जो भुजा होगी, वहां पर तो आएगा हमेशा क्षैतिज घटक यानी कोस थीटा आएगा। तो यहाँ पर तो ई कोस थीटा आएगा, और इसके विपरीत दिशा में क्या आने वाला है, साइन थीटा, यानी ई साइन थीटा आएगा। ऐसे घटकों को हम तोड़ते हैं भाई, है ना। अब देखो आप, इसकी बात करता हूं मैं, ई ए हो गया, ये देखो बन गया, समझो ये थोड़ा सा ऐसा है, ये आपको इस प्रकार घुमा देना है, तो आपको ऐसे ही नजर आने वाला है भैया ये, ठीक है। अब देखिए जरा आप, तो ये थीटा लगा हुआ है, थीटा के साथ कौन सी भुजा लगी हुई है, क्षैतिज रेखा ये लगी हुई है, ये क्षैतिज रेखा लगी हुई है, तो यहाँ पर तो क्या आने वाला है, कोस थीटा, तो ये ई ए कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो थीटा का विपरीत कौन सा भाई, ये वाला जो आपने बनाया ये था, ये विपरीत था, तो अब ये देखो ये वाला बन गया शेप, और ये वेक्टर की दिशा हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि आप इसको क्या नाम देखो, ई ए साइन थीटा, क्या नाम देने वाले हो, ई ए साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर हुई। ये तो माइनस क्यों आवेश घटक टूट गए भैया, अब हमें तोड़ने हैं प्लस क्यों आवेश के घटकों को, किस पर, बिंदु पी पर। अब देखिए ई भी ये रहा, थीटा ये रहा, ठीक है, ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई, इसका काम करने लग गई है ना, इसको इस प्रकार पलट दिया, ठीक है। अब देखिए आप, थीटा की तरफ क्या होने वाला है, कोस, और थीटा के विपरीत साइन होने वाला है, ठीक साफ हो जाएगा। देखो थीटा की तरफ क्या है, ये तो क्या होने वाला है, कोस, यानी कि ई बी कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा थोड़ा यहाँ पर लिख लो इसको, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके विपरीत क्या है भाई, साइन होने वाला है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ई बी साइन थीटा। बात क्लियर हुई। देखो जिसके डायग्राम समझ आ गया है, अब इस डेरिवेशन में कुछ नहीं बचा है। अब जो इसका पोस्टमार्टम है, डायग्राम का पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, उसके बाद तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। जब तक आपके डायग्राम समझ नहीं आएगा तो आपके डेरिवेशन समझ नहीं आएगी भाई, ठीक है। तो डायग्राम मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आराम से धीरे धीरे। यदि आपको तब भी समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा चलाइए और दोबारा देखिए, ठीक है। और जब भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में शो कर दीजिए, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, है ना। अब देखो घटकों के रूप में टूट गया। अब देखो, अब हमें देखना है कि कौन कौन से घटक तो विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता उत्पन्न करेंगे और कौन से घटक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी तीव्रता उत्पन्न नहीं करेंगे। अब देखो भाई, देखो जो ई बी साइन थीटा है और जो ई ए साइन थीटा है वो परिमाण में भाई बराबर है। देखो ई बी जो तीव्रता है और जो ई ए तीव्रता है वो परिणाम में बराबर है। क्यों बराबर है, देखो भाई क्यों आवेश यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है, क्यों आवेश, यानी परिमाण में आवेश कैसे है, बराबर। जब आवेश परिमाण बराबर है और समान दूरी पर है बिंदु पी से, तो डेफिनेट है जो परिणामी तीव्रता उत्पन्न करेंगे ई ए और ई बी बराबर करने वाले हैं। ई ए बराबर ई बी हो गया, साइन थीटा लगाया हो, ये भी बराबर हो जाएंगे आपस में। जब ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये परिणाम में तो बराबर है, लेकिन दिशा देख जरा इसकी, एक ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर है, दिशा विपरीत है। जब दोनों घटक परिमाण में समान होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है जो ई ए साइन थीटा जो ई बी साइन थीटा है वो हमारी परिणामी तीव्रता में कोई भी भूमिका नहीं निभाएंगे। अब देखो आप, अब नजर लगाओ क्षैतिज घटकों पर, ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा। ई ए कोस थीटा इधर है, ई बी कोस थीटा इधर है, यानी कि दोनों ही घटक एक ही दिशा में है। जब दोनों घटक एक दिशा में है तो ये क्या करने वाले हैं, परिणामी तीव्रता उत्पन्न करने वाले हैं, यानी कि दोनों घटक क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। याद कर अक्ष वाली डेरिवेशन,
वहां पर एक घटक इधर था, एक घटक इधर था, परिणाम में दोनों बराबर थे और दिशा में दोनों क्या थे, विपरीत थे, 180 डिग्री पर थे। तो ई बी माइनस ई हुआ था परिणामी तीव्रता के लिए। लेकिन यहाँ पर देख ई कोस थीटा ई बी कोस थीटा एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में होते हैं तो क्या होता है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद क्या निकालेंगे हम, परिणामी तीव्रता निकालने वाले हैं। तो इतना कीजिए आप। पहले आपको हेडिंग डालनी है, हेडिंग डालने के बाद डायग्राम शो करना है, डायग्राम शो करने के बाद इसकी थ्योरी लिखनी है कुछ, है ना। थ्योरी के लिए भी आप डायग्राम शो कर लीजिए, चाहे आप बाद में उतार लेना। अभी ऐसा कीजिए आप, फिलहाल हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालने के बाद मैं पहले डेरिवेशन कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 पार्ट को आपको करवाऊंगा लिखने का, ठीक है। इतने आप थोड़ा धैर्य रखिए भाई, है ना। अब देखिए आप, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। मैं कह रहा हूँ देखो बिंदु पी पर मुझे तीव्रता देखनी है, तो माइनस क्यों आवे सब प्लस क्यों आवे उत्पन्न करेंगे। तो देखो लिखो माइनस, स्टार्ट करो यहाँ से, पूरा आ जाएगा माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताइए माइनस क्यों आवेश के कारण जो बिंदु पी है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है भाई, ई बराबर ये कह दूं, ठीक है भाई, ये कह दूं क्या होने वाली, के क्यू बाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला है ना। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर का काम क्या कर रहा है हमारे लिए, ये ऐसे कीजिए आप, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट कम पड़ जाएगा, है ना। चाहे कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। आर क्या है हमारे लिए भाई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात क्लियर हुई भाई। के क्यू हो गया, आर का स्क्वायर करना है, आर हमारे लिए तो है यहाँ तक की दूरी, ठीक है, कर दिया साहब, ठीक है। अब देखो मैं बात करता हूँ दिशा की, जो ये वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहाँ है। तो ये एक दिशा क्या है भाई, पी से ए की ओर, क्या है देखो, ये नहीं एक दिशा पी से ए की ओर, इसको साइड में लिख देते हैं, पी से लिखो ए की दिशा पी से ए की ओर होगी, है ना, ठीक है। आगे देखिए अब क्या निकालेंगे, इसको मान लीजिए आप समीकरण एक नाम दे दीजिए ना इसको। अब क्या निकालने वाले हो आप, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब बताइए आप बिंदु पी प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी है वहां पर तीव्रता कितनी हो जाएगी भाई, ये भी मान लेंगे। ई बराबर क्या होने वाली है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको मान लो समीकरण 2। अब देखो इसकी मैं दिशा की बात करता हूँ, है ना। ई बी डायरेक्शन दिशा के इधर होने वाली है, तो देखो ई बी की डायरेक्शन किधर है, बी से पी की ओर, इधर है ना। तो लिखो इस बात को, ई बी की दिशा, ई बी की दिशा बी से पी की ओर होगी, ठीक है भैया, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो आगे, अब देखो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट क्या है, जो ई है वो बराबर है ई बी के, इसलिए लिखो इस बात को भाई, परिणाम बराबर थे तीव्रता समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट है भाई, जो ई ए है वो बराबर है ई बी के, हाँ या ना, तो बिल्कुल बराबर है ना, ठीक है साहब बराबर है। अब हमें क्या निकालना है, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, अभी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो रह रहा है, मैं अब उसको करवाऊंगा आपको बोल बोल कर, है ना। अभी फिलहाल आप इस डेरिवेशन को समझ लीजिए, है ना, कभी आप इतना ही उतार लो, है ना। अभी और कुछ करवाना है भाई, फिलहाल इतना कहा जाए उतना कीजिए, हेडिंग डालनी है, वैसे आपको भी कुछ नहीं करना है ना, समझिए। अब देखो अब क्या निकालना है, बिंदु पी पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखो अतः बिंदु पी पर परिणामी
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता को मैं ई मान लूं, ई मान सकते हैं भाई, है ना। तो क्या कौन कौन उत्पन्न करने वाले, ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा, तो इनको जोड़ दो आपस में भाई, है ना, एक दिशा में इसलिए जोड़ रहे हैं। ई ए कोस थीटा प्लस में ई बी कोस थीटा जोड़ दिए। अब देखो यहाँ पर चाहे आप ई ए बराबर ई बी रख दो, चाहे ई बी बराबर ई ए रख दो, क्योंकि ई ए बराबर है ई बी के। तो मैं यहाँ पर चलो ऐसे करते हैं, हम ई ए बराबर ई बी कर देते हैं, जहाँ ई है वहां ई भी रख दो। क्या होने वाला है, ई ए कोस थीटा प्लस में ई ए कोस थीटा, तो ये जुड़ेंगे भैया, तो आपको नजर आ रहे होंगे 2a कोस थीटा। बात क्लियर है। अब देखो यहां से हमें किन किन की वैल्यू निकालनी है। ई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, क्या क्यू बाई है भाई, ये इसको मान लो, ये इसको मान लो, बात एक ही है ना। और हमें यहाँ से निकालना है कोस थीटा। क्या निकालना है, कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा निकालना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कोस थीटा कैसे निकालेंगे भाई। तो कोस थीटा निकालने के लिए मैं किसकी बात करने वाला हूँ, चाहे समकोण आप एओपी की बात कर लीजिए, चाहे आप समकोण बीओपी की बात कर लीजिए, आपका मन करे जिसकी बात कर लीजिए, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज कैसे है, बराबर है भाई, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ एओपी की, है ना। लिखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज एओपी से क्या निकालना है हमें, कोस थीटा निकालना है। तो कोस थीटा क्या होता है, याद कर लाल बटा का, क्या होता है, आधार बटेकरण होता है। क्या होता है, आधार बटाकरण होता है। ये बात क्लियर है, आधार बटाकरण होता है। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, जो बाकी पार्ट बचा हुआ है आपका। तो कोस थीटा आधार क्या है आपका, आधार बताइए। ये थीटा हो गया, थीटा का सामने वाली भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है समकोण की, और जो बचा हुआ वो आधार होता है। थीटा ये है आपका, तो ये तो लंब हो गया। आधार क्या है, ए है, ये तो है आधार, तो लिख देता है ए, ओ ए आधार हो गया। कर्ण क्या है आपका, ए पी कर्ण है। तो ओ ए की वैल्यू क्या है आपके लिए, ए है, ठीक है। और आपका कर्ण क्या है भाई, कर्ण आपका है आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। बात क्लियर है। अब देखो आप आगे, चलो हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो रखो इस फॉर्मूले में ई बराबर ई बराबर, ठीक है। अब देखो हमें 2 है हमारे पास, 2 रहा, हमें ई ए की वैल्यू जब आनी है, ई ए की वैल्यू कितनी है, ये रही। देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, रूट है, और जब रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है भाई, है ना, क्योंकि रूट का मतलब होता है घात आधी, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या बचने वाला, ऊपर क्या है, के क्यू है, और नीचे से क्या बचने वाला है, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। और फिर किसकी वैल्यू रखनी है आपको, कोस थीटा की, जो भी हमने निकाली है, कितनी है, ए अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप आगे, ये बराबर यहाँ से 2a डॉट क्यू के, इस प्रकार लिख रहा हूँ। मुझे यहाँ p बनाना है, नजर भी आ रहा होगा आपको, p किस प्रकार बनेगा, 2a डॉट क्यू से बनेगा। तो 2 के साथ मैंने a लिया और q मल्टी किया, और गुण k को थोड़ा बाहर रख लिया, ठीक है। गुणा में ये वही सब चीज। अब देखो इसकी घात है 1, और रूट लगा हुआ है, इसी घात आधी है। एक घात और आधी घात, कितनी घात बन गई, 1.5 घात। 1.5 घात को कैसे लिखते हैं भाई, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर घात 3/2, कैसे लिखेंगे, 3/2। तो ई बराबर यहाँ से क्या बन गया भाई, पी के बन गया, मूवी नहीं बनी, पी के है ना, सूत्र बना है भाई पी के। पी किससे बना है, 2a डॉट क्यू से बना है, कभी तुम पी के मूवी जान लो ना। बात क्लियर हुई, पी के बन गया ऊपर से, तो ठीक है। और नीचे से क्या चल रहा है, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर घात 3/2, ठीक है। अब देखो आप आगे, अब वही काम करना है जो हमने अक्षर डेरिवेशन में किया था, याद है, ए को नगण्य मान के छोड़ा था। चूंकि जो भाई आर है वो बड़ा है किससे, ए से, तो डेफिनेट जो आर स्क्वायर वो बड़ा होगा ए स्क्वायर से, तो हम ए को नगण्य मान कर छोड़ते थे। ए को नगण्य मान कर छोड़ना तो है, लेकिन किस कंडीशन में छोड़ते थे, प्लस और माइनस वाले में, गुणा वाले में कभी नहीं छोड़ते। एक एग्जाम दिया था मैंने, पैसे का ब्रेक से भरा 10 करोड़ वाला, याद होगा आप सभी के ना। अब देखो आप, जिसने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो जाकर देखिए भैया,
ठीक है। अब देखिए आप आगे, तो ये गुणा वाला था, ये तो भाई हटेगा नहीं, अगर नहीं मान सकते, इसको मैंने पी बना चल लिया पहले से। अब देखो ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे ये ए स्क्वायर गायब हो जाता है तो ऊपर से तो के पी बचा हुआ है, चाहे पी के लिख दो चाहे के पी लिख दो, है ना, बात एक ही, गुणा में है। ए स्क्वायर गायब हो गया तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर के ऊपर 3/2 घात बच गई भाई, आर स्क्वायर की घात 3/2 बच गई, बिल्कुल बच गई साहब, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, अब ये बच गई है तो देखो 2 ने 2 को मारा तो क्या आंसर आया, KP/R³, क्या आ गया, KP/R³। ये आपका फॉर्मूला है किस पर, निरक्ष पर। तो निरक्ष के लिए है तो ई के चरणों में क्या लिख दो, निरक्ष लिख दो। तो भाई स्टार लगा कर रखना इस फॉर्मूले में। तो एक फॉर्मूला और आपके बैंक में अकाउंट हो गया है फिजिक्स के चैप्टर 1 में। क्या फॉर्मूला है इन निरक्ष का, KP/R³, और अक्ष के लिए क्या आया था, 2KP/R³, याद रखना भाई, ठीक है। उसके बाद आपका ध्यान हो तो मैंने अक्ष वाले डेरिवेशन में एक पॉइंट लिखवाया था आपको, वो पॉइंट क्या था, सदिश रूप में, याद है आप सभी के, यानी सदिश रूप में लिखना। तो इसका आप सदिश रूप किस प्रकार लिखोगे, सदिश रूप। अब देखो सदिश रूप फॉर्मूला तो आपका सदिश रूप में लिखना है तो ई के ऊपर वेक्टर लगाना होगा, बात क्लियर है, और पी के ऊपर वेक्टर लगाना होगा, बटा में R³ लिखना होगा, ये कहानी है। यहाँ तक मामला फिट है। लेकिन बॉस क्या होता है, यहाँ पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो याद अगर अक्ष वाले में प्लस आया था, प्लस क्यों आया था, क्योंकि जो आपकी परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसकी डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन देखनी थी, और पी वेक्टर डायरेक्शन यानी कि विद्युत द्विध्रुव आगमन की डायरेक्शन देखनी थी। तो अक्ष वाले डेरिवेशन में जो विद्युत क्षेत्र था उसकी डायरेक्शन और विद्युत द्विध्रुव आगमन की डायरेक्शन एक ही दिशा में थी, एक ही दिशा में थी, इसलिए वहां पर प्लस आया था। लेकिन यहाँ पर भैया माइनस आने वाला है। अब माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। अब दिमाग लगा विपरीत कैसे है, यह आपको सामने डायग्राम रहा। अब देख विद्युत क्षेत्र परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किधर होने वाली है, जहाँ ई cos θ और ई भी cos θ है, ये उत्पन्न कर रहे हैं परिणाम विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो इसकी डायरेक्शन में होने वाली है, यानी जो आपकी ई की डायरेक्शन है वो तो इधर होने वाली है, बात क्लियर। अब हमें पी की डायरेक्शन और देखनी है, तो पी की डायरेक्शन किस प्रकार देखी जाती है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के द्वारा। कहाँ से होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। तो ये माइनस आवेश रहा, ये प्लस आवेश रहा, तो इधर होने वाली है पी वेक्टर की दिशा। अब देख पी वेक्टर इधर है और ई वेक्टर इधर है, क्या हो गए, विपरीत हो गए, विपरीत हो गए, इसलिए बाबू क्या आया यहाँ पर, माइनस आया। तो ये क्या हो गया, निरक्ष वाले के लिए सदिश रूप हो गया, बात क्लियर। तो यहाँ आपकी डेरिवेशन कंप्लीट होती है। एक पॉइंट और है, अभी जगह नहीं है, उसको मैं जैसे इसको क्लियर करवा दूंगा उसके बाद अभी लिखवा दूंगा, ठीक है। वो है आपका अक्ष और निरक्ष मध्य संबंध। फिलहाल आप ऐसा कीजिए, पहले आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालने के बाद डायग्राम को शो कीजिए, ये वाला डायग्राम बनाना है पूरा कंप्लीट, है ना। डायग्राम शो करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद मैं आपको लिखवाता हूँ, है ना। तो हेडिंग डायग्राम, ठीक है भैया। अब लिखो, आप स्टार्ट करो लिखना डायग्राम के नीचे, यहाँ से स्टार्ट करो, लिखो। अरे ऐसा मत करना, कई ज्ञानी ऐसे होंगे जो डायग्राम जैसे मैंने माना है ना बोर्ड के इस साइड, हो सकता है घने ज्ञानी ऐसे हो जिन्होंने कॉपी में इस साइड माना हो, ऐसे नहीं मानना भाई, है ना। हेडिंग, यहाँ पर डायग्राम, फिर थ्योरी, फिर नीचे सब चीजें ऐसे करनी स्टेप बाय स्टेप, है ना। यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए किया है। लिखो भाई, आप लिखो। देखो क्या काम किया आपने, चित्र में एक ए बी विद्युत ध्रुव को प्रदर्शित किया गया है। देखो चित्र अनुसार एक ऐसे कह दीजिए, चाहे आप चित्र में एक ए बी विद्युत ध्रुव को प्रदर्शित किया गया है। लिखिए आप, चित्र में एक ए बी विद्युत ध्रुव को प्रदर्शित किया गया है। लिखिए भैया, चित्र में एक ए बी विद्युत ध्रुव को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आपने, विद्युत ध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो लिखिए इस पॉइंट को, विद्युत ध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से, विद्युत ध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक निरक्षीय बिंदु P स्थित है। स्मॉल r दूरी पर एक निरक्षीय बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है।
जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यहाँ तक लिख लिया आपने। उसके बाद आप लाइन जहां खत्म हुई उसको चेंज कीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए। अब क्या लिखना है आपको, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए लिखिए, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटकों के रूप में वियोजित करते हैं। तो यही काम किया आपने, घटकों के रूप में वियोजित किया। तो इस बात को लिखते हैं, तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए तीव्रता को घटकों के रूप में वियोजित करते हैं। अब देखो आपने घटकों के रूप में तोड़ दिया, तो उसके बाद जो आप ऊर्ध्वाधर घटक है ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रवाह को निरस्त कर देते हैं। तो लिखिए इसके बाद को, घटकों के रूप में वियोजित करते हैं, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। आगे लिखिए ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक ई ए साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा परिणाम में बराबर, परिणाम में बराबर तथा, परिणाम में बराबर तथा दिशा में विपरीत होने के कारण, परिणाम में बराबर तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रवाह को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे के प्रवाह को निरस्त कर देते हैं। अब देखो तथा क्षैतिज घटक ई ए cos थीटा और ई बी cos थीटा एक दिशा में होने के कारण, देखिए तथा ई बी cos थीटा और ई ए cos थीटा तथा क्षैतिज घटक ई ए cos थीटा और ई बी cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, एक दिशा में होने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करते हैं, यहां तक लिख लिया होगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा लिखिए, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्षैतिज घटकों के अनुदिशी होती है। भाई इस दिशा में होने वाली वेक्टर दिशा परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की, लिख लीजिए इस बात को। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्षैतिज घटकों के अनुदिशी होती है। ठीक है भाई, ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको आ जाना है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करना है। माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लाइन लिखनी है। फिर उसके बाद प्लस क्यू आवेश, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यहाँ पहुंच जाना है। और यहाँ पहुंचने के बाद जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ उसको नोट करना है। तो आप इसको नोट, स्क्रीन को शॉर्ट ले लीजिए, स्क्रीन पॉज करके आप इसका। ठीक है भैया, अब देखो आगे, अब मुझे संबंध लिखवाना है, संबंध लिखवाना है ना। संबंध किस किस में, अक्ष पर और निरक्ष पर तीव्रताओं में। ठीक है, अब देखो आप आगे स्टार लगा है ना, संबंध देखो भाई। जो आपकी ई अक्ष आया था तीव्रता, यानी अक्ष पर कितनी तीव्रता थी, 2kp/r³ थी। ठीक है, और बात करता हूं मैं ई निरक्ष की, जो आपने आज निकाली हो, कितनी आई आपकी, kp/r³ भाई। ठीक है, यही बात है। अब मुझे संबंध देखना कि इनमें संबंध क्या हो सकता है। तो भैया संबंध है किसमें, संबंध में ये कह सकता हूं किस प्रकार, जो ई निरक्ष है, ई अक्ष है ना, जो आपकी ई अक्ष है वो 2 गुणा होती है ई निरक्ष की। सही बात है ना। ये कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। किस प्रकार, देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसी विद्युत ध्रुव कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान 10 Nm/c दे सकता है आपको, 10 Nm/कूलम दे सकता है। और आपसे क्या पूछ सकता है, यदि ये बिंदु कहाँ पर रखा हो, निरक्ष स्थिति में रखा हो, तब विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा। तो ये फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट काम चल जाएगा। इसलिए मैंने संबंध स्थापित किया है किसमें, अक्ष में और निरक्ष में। तो देखो ई अक्ष बराबर होती है 2 गुणा निरक्ष की, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल आएगी, ई अक्ष निकल आएगी। तो देखो भाई दोस्तों, आज जो हमारी डेरिवेशन थी निरक्ष वाली वो भी कंप्लीट हो गई है। इसलिए जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है वो आपकी होगी, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें आप एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखोगे, विद्युत द्विध्रुव को रखोगे और उसको क्या करोगे, घुमाने के प्रयास करोगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो भी, और ये तो है इंटरेस्टिंग। दोनों डेरिवेशन होगा ये अक्ष की और निरक्ष की। ठीक है,
तो दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।